कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ खुद मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि हाथों में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की तस्वीर। इसके साथ ही लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि संविधान बचानी है। तमाम चीजें हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बताइए, मैसेज क्या दे रहे इससे? दो चीजें आपने देखा होगा, ये पूरा जो संघर्ष है और इस बार 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का और गांधी के रास्ते पे चलने का, जो गांधी का देश है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है और विशेषकर मोदी की सरकार आई है, इन्होंने संविधान की जो प्रावधान है, संवैधानिक संस्थान है, जिस प्रकार उनका दुरुपयोग किया है या जिस प्रकार उन्हें प्रतिशोध लेने का अपना टूल्स बनाया है, उसकी लड़ाई है। और ये देश नाथूराम गोडसे की विचारधारा से नहीं ले चल सकती है। ये देश अहिंसा के रास्ते पे चल सकता है, हिंसा के रास्ते पे नहीं चल सकती है। आपने देखा होगा मणिपुर को जिस प्रकार हिंसा के रास्ते पे ढकेल दिया गया है, और उस जब हिंसा के रास्ते पर तो मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिस प्रकार जातीय संघर्ष किया जा रहा है। भूटान जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते हैं। वो बाहर जा सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं जा सकते हैं। विदेश जा सकते हैं, इंडिया का एक राज्य नहीं जा सकते हैं। ये लड़ाई, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, महागठबंधन के लोग, सारे लोगों ने सोचा है और इसके साथ हर वर्ग शामिल है कि देश बचेगा, संविधान बचेगा तो सारे लोग, हम लोग बचेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बचेगी, फंडामेंटल राइट्स का महत्व होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व होगा। लेकिन ये ऐसा लगता है कि मोदी जी की सरकार चंद कारपोरेट घरानों की कठपुतली बन चुकी है, जिसका ये नतीजा है कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट, चाहे रेलवे, चाहे बंदरगाह, चाहे सारी चीजें का जिस प्रकार उनको बिक्री कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन जिस प्रकार हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का जिस प्रकार बिक्री हो रहा है, पब्लिक सेक्टर का जिस प्रकार बिक्री हो रहा है, तो लगता है कारपोरेट घरानों की कठपुतली ये बन चुके हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये देश में संघीय ढांचा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, लेकिन देखा वन नेशन वन इलेक्शन, तो ऐसा लगता है संघीय ढांचा पे प्रहार है। दूसरी बात, ये देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति, अलग अलग बोलियां, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से, समान नागरिक संहिता के माध्यम से उनके सारे चीजों पे कुठाराघात करना चाहते हैं। और विशेषकर हम ट्राइबल, जिनकी अपनी कोई लिखित कोई संहिता नहीं है, कोई कोड नहीं है, हमारा कस्टमरी लॉ चलता है, तो क्या आदिवासी इस देश के निवासी नहीं है क्या? उनके कस्टमरी लॉ को समाप्त करने का एक साजिश है। साथ ही साथ हमारे एक कल्चरल और धार्मिक आइडेंटिटी है। हम पूजा पद्धति, हमारे पाहन हैं, हमारे पुजार हैं, हम अपनी पहचान, हमारे सरना धर्म की बात करते हैं, सरना धर्म कोड की बात करते हैं। ये उस कॉलम में जहां पे अन्य धर्म था उसे भी बंद कर दिए हैं, हमारे वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमारा एक प्रयास है, हमने कहा कि हमारा जो संघर्ष है, इस देश का हर नागरिक, हर लोग, हर वर्ग, उनका ये देश है। किसी विशेष न पार्टी का देश है, न विशेष जाति का देश है, ये हर लोगों का देश है। सुखदेव जी, ये बताइए, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है क्या? ये सवाल है क्या? एक चीज मैं बता दूं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं है? मैं देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं कि जो विचारधारा की एक लड़ाई है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीज आप जो एक, जिसे इसमें विचारों की स्वतंत्रता है। आपने देखा कि हमने एक मोटे तौर पर संविधान बचाने के, देश बचाने की कवायद शुरू किया। कुछ लोगों ने सोचा इस रास्ते से हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कुछ रीजनल इश्यूज भी हो जाते हैं, तो इंटैक्ट है। लेकिन अगर आपने केवल अलायंस के दृष्टिकोण से देखा, चुनाव के दृष्टिकोण से देखा होगा, तो उसमें कुछ कमियां नजर आएंगी। लेकिन मैंने कहा कि विचारधारा जब सबका मिल चुका है तो हम लोग एक हैं। तो क्या आप लोग चमरा लिंडा को नहीं समझा पाए कि हम लोग इंटैक्ट है, आप हमारे साथ रहिए, निर्दलीय चुनाव मत लड़िए, नुकसान होगा कांग्रेस का? देखिए, एक चीज करिश्मा जी, मैं एक बात बताऊं, सही प्रश्न का गलत जवाब हो सकता है, गलत प्रश्न का सही जवाब नहीं हो सकता है। एक बालहट होता है। बालहट मतलब कि कोई बैलून फूट गया, उस बच्चा का कि मुझे यही बैलून चाहिए, तो आप नहीं समझा सकते हैं। चमरा लिंडा जी नादान है। अगर वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, सरना धर्म कोड की बात करते हैं, और जब संघर्ष का वक्त आया
तो नॉमिनेशन फाइल कर दिए। वो हेमंत सोरेन जी जो संघर्ष वो झुके, वो हेमंत सोरेन जी और ये उनका यहाँ का नारा है झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, तो वो ऐसा लगता है हेमंत सोरेन के भी पीठ में इन्होंने छुरा भोंका है, यह उनके साथ भी उन्होंने गद्दारी की है, आज ऐसा लगता है। क्योंकि इसलिए मैंने कहा या तो वो नादान है या तो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या किसी वैसे लोगों का जो संविधान बेचने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम जो धर्म कोड नहीं देना चाहते, ऐसा तो नहीं उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, यूसीसी कौन ला रहे हैं, सरना धर्म कोड कौन नहीं देना चाहते हैं? हम आदिवासी हैं। हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि आदिवासी इस देश के असली हकदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग क्या कहते हैं? बनवासी हमें कहते हैं। तो लड़ाई निश्चित रूप से आज लड़ाई हमारी आदिवासी बनवासी की है। चमड़ा लिंडा जी आदिवासी लड़ाई के धार को कुंद करना चाहते हैं, वो किनके हाथों में खेल रहे हैं, वो क्यों नॉमिनेशन फाइल किए हैं? और थोड़ी भी उनमें नैतिकता होती तो सबसे पहले वो जेएमएम जो है उस दल से रिजाइन करते, उसके बाद निर्दलीय लड़ाई लड़ते। आज मैं समझता हूं हेमंत सोरेन जी को कचोट रहा होगा, शिबू सोरेन जी को कचोट रहा होगा, महागठबंधन कचोट रहा होगा कि वो हमारे पार्टी के अगर वो सम्मानित विधायक हैं तो उसके बावजूद अगर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो मैं इसलिए मैंने कहा हे ईश्वर, हे चालाएंगे, उन्हें माफ करो, वो नादान है, वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, या तो बहुत हद दर्जे को समझ रहे हैं और किनके हाथों पे खेल रहे हैं वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं छोटे भाई होने के नाते उन्हें माफ करता हूं। ये माना जा रहा था कि लोहरदगा में क्लोज फाइट हो सकता है, क्योंकि एक तरफ समीर उरांव, एक तरफ सुखदेव भगत, अब तीसरा का एंट्री हो गया है चमरा लिंडा। अब त्रिकोणीय चुनाव वहां पर देखने को मिलेगा। ये आपका आकलन है, ये आप लोगों का मीडिया के द्वारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कहीं से त्रिकोणीय नहीं है। जब समीर जी जो भारतीय जनता पार्टी के है, वो जब हमारे कहीं भी क्लोज फाइट में नहीं है, तो चमड़ा निजा तो कहीं नहीं है। और ये जनता डिसाइड करेगी ना, जनता डिसाइड करेगी। और मैं बार बार इस चीज को, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान देखना पड़ेगा ना। 2019 में अगर चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़ते, 10,000 वोट से अगर सुखदेव भगत हारते हैं, तो सिर्फ 10,000 का मार्जिन रहता है। चलिए, आपने चमरा लिंडा जी चुनाव नहीं लड़े 2019 में, तो सुखदेव भगत 10,000 से चुनाव हार गए। 2014 में चमरा लिंडा जी चुनाव लड़े तो रामेश्वर 5,000 से हारे। तो उनके लड़ने से फायदा हुआ कि उनके नहीं लड़ने से फायदा हुआ? तो ये नैरेटिव तो आप सेट कर रहे हो, ये किसने कह दिया है? ये लॉजिक लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? और राजनीति 2 और 2 4 नहीं होता है, राजनीति में 2 और 2 बहुत कुछ होता है। आपने हैंडपंप देखा होगा, 4 फीट ऊंचा है तो 50 फीट नीचे होता। राजनीति की जिनको समझ है वो समझ रहे हैं वो किनके हाथों खेल रहे हैं और राजनीतिक परिणाम क्या हो रहा है। और आज मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से जनता ने मन बना चुका है कि किन्हें जिताना है, वो मन बना चुके हैं। एक तरफा वहां पर मुकाबला होने वाला है, एक तरफा है, निश्चित रूप से एक तरफा है। रुझान कैसा रहा लोगों के बीच जा रहे, रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों से? मैं समझता हूँ आप लोग भी गए हैं, अचानक गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और आम लोग जो हमारे श्रमिक वर्ग है, जो हमारे सामान्य लोग हैं, उन्होंने कहा देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देखिए, लगातार ये माना जा रहा था कि चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव जो है वो लोहरदगा में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सुखदेव भगत ने कहा है कि कोई भी त्रिकोणीय चुनाव जो है वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, वन साइडेड मुकाबला जो है वहां पर होगा। इसके साथ ही इनका कहना है कि कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही इनका कहना है रिस्पांस जो है जनता से बहुत ही बेहतर मिल रहा है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, गुमला।